नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी लोकसभा में पारित भी हुआ है जी। और देखें तो हर एक क्षेत्र में महिलाएं अब आगे आने लगी हैं। एक अच्छा अवसर सरकार की ओर से मिल रहा है और चुनौती हर जगह है। हम कहीं भी काम करें, हम घर में हैं तब भी चुनौती है। घर को बैलेंस करना, हर किसी को खुश रखना, वो भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो मल्टीटास्किंग हमारे नस नस में है, महिलाओं के नस नस में है। निश्चित रूप से हम ये कहना चाहेंगे कि राजनीति में भी चुनौतियां आती है, लेकिन उसको पार करके आगे जाना होगा। और अगर खुद हम ये तय करते हैं, जैसे हमने पहले भी कहा कि लक्ष्य को अगर हम तय करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है, तो फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। फिर उसको हम अपने, चूँकि मिशन में हमें कामयाब होना है तो उसके लिए हमें काम करना है। और हर एक जगह, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, हर जगह कंपटीशन है, हर एक जगह चुनौतियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बेटियां आगे बढ़ रही है। और मुझे खुशी है, जिस समय मैं अपनी अगर बात करूं 98 की अगर शुरुआत के दिनों की बात करूं, तो जब गांव में मैं जाती थी, गांव में जाने पे ऐसा लगता था, जब गांव में की छोटी छोटी बच्चियों का चाहे तो कम उम्र में शादी हो जाना, या फिर वहाँ पे पढ़ाई से वो अलग हो जाना, स्कूल छोड़ देना, ड्रॉप आउट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया। आज जब उसी गांव में जब जाती हूँ तो वहाँ पे देखने पे लगता है कि वहाँ की बेटियाँ भी बाहर जाके वो पढ़ाई भी कर रही हैं, और लोगों के मन में एक चेंज आया है। अभिभावक भी चाहते हैं कि बेटी हैं, यानी ऐसा नहीं है, बेटी है तो उनको भी हम अच्छे से पढ़ाएंगे और बेटियाँ सब कुछ कर सकती है। तो ये जो एक बदलाव है, ये जो एक मानसिकता में जो ये परिवर्तन है, ये हमें ताकत देती है। और परिवार का ये बिल्कुल कि परिवार का सहयोग होना बहुत ही जरूरी है, और अब परिवार के लोग सहयोग कर रहे हैं। और ये शुरुआत परिवार से ही होती है। परिवार से ही होता है। बिल्कुल। मैम, अन्नपूर्णा जी, आपकी इस पूरी यात्रा के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो, या कोई ऐसी बात रही हो, या कोई ऐसी सीख रही हो जो आपको छूती हो, जिसने आपको और प्रेरणा दी हो इस पूरी यात्रा के दौरान? कोई ऐसा माइलस्टोन जो आज आप इस मंच के माध्यम से साझा करना चाहें? देखिए, जिस परिस्थिति में हम वैसे ये कह सकते हैं कि एक्सीडेंटल भी हम बता सकते हैं कि राजनीति में आना मेरा हुआ। मेरे हस्बैंड राजनीति में थे, लेकिन उस समय विशुद्ध रूप से मैं, चूँकि हमारे 3 बच्चे थे, हाउस वाइफ थे, बच्चों की देखरेख करना, मेरी पढ़ाई भी चल रही थी, उस समय पढ़ाई भी कर रही थी। तो उसके बाद अचानक से जब ऐसी घटना हुई जिसे हमने कभी कल्पना भी नहीं किया था, और 15 अगस्त 98 हमारे हस्बैंड का उस दिन डेथ होना, उसके बाद तो ऐसा लगा कि मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि आखिर हुआ क्या। उसके बाद धीरे धीरे खुद को संभालना, और उसके बाद अचानक से फिर ये इलेक्शन, फिर राजनीति की, तो जो हमारे क्षेत्र के लोग थे उनका था कि पॉलिटिक्स में नहीं, आपको आना है, आपको संभालना है, उनकी विरासत को आपको ही आगे बढ़ाना है। तो उसके बाद उन बच्चों को लेके मेरे मन में ये आया कि आखिर मैं या तो नाइंसाफ़ी कहीं ना कहीं बच्चों के साथ कर रही हूँ, या तो फिर क्षेत्र के साथ। तो ऐसा एक मन में आ रहा था कि ऐसी परिस्थिति में हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। लेकिन उस समय की बात, चूँकि इसलिए मैं आपको बता रही, तो उस समय मेरी माँ मेरे सामने खड़ी हुई, और उनका ये था कि आप जाओ, हम आपके साथ हैं, और किसी भी तरह की कोई भी समस्या न बच्चों के परवरिश में आने देंगे, ना ही आपको किसी तरह की दिक्कत होगी। जब लोगों की ये चाह है तो बिल्कुल आगे आना चाहिए। तो ये हमको लगा कि बिल्कुल ये एक, इसलिए कि हाँ, अभी के समय में जो चुनौतियों की बात अगर हम करते हैं, तो अगर परिवार का साथ रहे तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, ये एक हमारे लिए एक चेंज का था, और हमारे लिए एक संबल हमारी माँ ने हमें दिया कि हमारे लिए बच्चे की, इतने छोटे बच्चे हैं, आखिर उसका निर्णय लेने में उनका सहयोग काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। हेलो एवरीवन, तो आप लोग का नया और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, और आप लोगों को देखना भी है, क्योंकि देख लीजिए, इस पे बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा था। देखिए, अन्नपूर्णा देवी जी जिस तरीके से अपना समय का बता रही हैं, जिस तरीके से उन्होंने बचपन गुजारा, किस तरीके से महिलाओं को, बच्चों को देखा, कितनी तकलीफ़ में आंगनवाड़ी रहते हैं, या फिर किस तरीके से नौकरी मिल भी गई है आंगनवाड़ी को, तो किस तकलीफ़ में रहती हैं वो आंगनवाड़ी ही जानती हैं। इससे पहले जो कि स्मृति ईरानी जी थी,
वो भी आंगनवाड़ी को कुछ नहीं समझती थी, वो तो कहती थी काम ही नहीं करती आंगनवाड़ी। लेकिन देखिए शुरू में जब ये अन्नपूर्णा देवी जी बाल विकास परियोजना की मंत्री बनी तो आंगनवाड़ी को एक अलग एहसास हुआ कि हाँ चलिए महिलाओं को लेकर ये सपोर्ट करेंगी। उनकी तरह तो ये नहीं कहेंगी कि ये काम नहीं करती हैं, तो कहती भी हैं कि काम करती हैं आंगनवाड़ी, अपनी सराहना देती हैं, हर एक चीज़ नाम भी करती हैं आंगनवाड़ी की। लेकिन देखिए मानदेय वृद्धि की जब बात आती है तो इनका मुंह ही नहीं खुलता है या फिर कुछ कहते ही नहीं है कि मानदेय भी वृद्धि करना है आंगनवाड़ी का। और आगे चल के आंगनवाड़ी कितना कार्यकर्ती काम करती हैं ये भी जानती हैं, हर एक चीज़ जानती हैं कि पोषण टकर में कितना काम है, THR भरना है, प्लस हर एक चीज़ उसी में पोषण टकर में दिन रात उनका बीत जाता है। प्लस ऑफिस भी देखना है, प्लस केंद्र भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, गर्भवती महिलाओं को भी देखना है, हर एक चीज़ उसी में देखना है। लेकिन इस पे नहीं उनका ध्यान आता है कि आंगनवाड़ी का मानदेय भी वृद्धि करना चाहिए, क्योंकि देखिए 7-8 सालों का दिन हो गया, केंद्र सरकार ने जो कि 1500 रुपये दिया, उसके बाद में एक फूटी कौड़ी नहीं बढ़ाया। उसके बाद में अन्नपूर्णा देवी जी आई चली गई, इसके बाद अन्नपूर्णा देवी जी भी आई, इनका भी 3 साल पूरा होने वाला है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। इस पे आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या है अन्नपूर्णा देवी जी पे आप लोगों का क्या राय है, इस पे आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को अभी लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए, अभी वीडियो है तो आप लोग पूरा देख के जाइए और चैनल से भी जुड़ जाइएगा सिद्धार्थ यादव के आगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। महिला सशक्तिकरण की चूंकि हम बात कर रहे हैं, महिला बाल विकास मंत्रालय आपके पास है, एक आपकी जो स्कीम है अम्ब्रेला स्कीम मिशन शक्ति, और उसमें सामर्थ्य और संबल बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं स्कीम्स की। इन स्कीम्स का ग्राउंड लेवल पे जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, उसे आप कैसे देखती हैं? कितनी उपलब्धियां इन स्कीम्स के जरिए अभी आप देख रही हैं सशक्तिकरण की दिशा में, और आगे अगर कुछ चुनौतियां हैं तो उस पर किस तरीके से काम किया जा रहा है? देखिए ये मिशन शक्ति का लक्ष्य, जैसे कई हमारी योजनाएं थी, स्कीम्स थी, उसको एक करके मिशन शक्ति के रूप में उसमें संबल और सामर्थ्य, तो उसमें हर तरह की महिलाओं को, जो संकटग्रस्त महिलाएं हैं उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से, हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन के माध्यम से, नारी अदालत के माध्यम से, इन सारी योजना के माध्यम से जो महिलाएं हैं, जो संकट में फंसी हुई महिला है, उनको हम मदद करने के लिए इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, ताकि महिला हेल्पलाइन के माध्यम से अगर वो जब फ़ोन करती हैं तो निश्चित रूप से तुरंत ओएससी के माध्यम से उनको ये मदद मिलती है। तो ये एक बहुत ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो एक हमारा लक्ष्य है कि महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को सुरक्षित करना और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए उनको एक अच्छा माहौल प्रदान करना, तो उसी के तहत ये कार्यक्रम है। और उसके साथ साथ फिर हम महिलाओं को सशक्त करने के लिए हम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सखी निवास, महिला सशक्तिकरण पालना जैसे कार्यक्रम के माध्यम से, योजना के माध्यम से महिलाओं को, ताकि कामकाजी महिलाओं को सुविधा मिल सके, हमारी जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको सुविधाएं मिल सके। और आने वाले समय में जो हम 2047 की बात हम करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में उन महिलाओं की भी अहम भूमिका रहे, ताकि हर क्षेत्र में, चाहे वो कामकाजी महिलाएं हो या अन्य, उन सबको राज्य सरकार की योजना के साथ साथ सरकार की योजना का लाभ भी मिल सके और उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग मिल सके।